हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या रजनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रवि वर्मा के घर में रहते हैं उनका बेटा विशाल, बहू रजनी और 5 साल का पोता बबलू। रवि के 2 बेटे हैं, छोटा बेटा मयंक और बहू प्रीति शहर में रहते हैं। रवि अपने बड़े बेटे के साथ छोटे से कस्बे में रहते हैं। रवि एक छोटी सी साबुन की फैक्ट्री में काम करते थे। छोटी सी साबुन की फैक्ट्री में होने के बावजूद भी रवि ने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, घर चलाया। रवि की पत्नी का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। विशाल कस्बे के साड़ी बनाने के कारखाने में काम करता था। रजनी एक गृहिणी थी। छोटा बेटा मयंक शहर में बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी और छोटी बहू प्रीति भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती थी। एक दिन शहर से मयंक ने अपने पिता को फोन किया और उन्हें शहर आने को कहा। रवि बेटे के बुलाने पर शहर गए। मयंक उन्हें एक फ्लैट दिखाने ले गया और उसने उन्हें बताया कि वे और प्रीति ये फ्लैट खरीद रहे हैं, बस आपकी पसंद जाननी है। रवि ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी ये फ्लैट बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन रवि मयंक प्रीति के पास रहकर वापस आ गए। कुछ दिनों में फ्लैट के कागजात और चाबी मयंक को मिल गई। मयंक ने फ्लैट के बारे में अपने भाई और भाभी को बताया। भाई विशाल तो ये सब सुन बहुत खुश हुआ, पर भाभी रजनी को इतनी खुशी नहीं हुई। जब रजनी फ्लैट के उद्घाटन में शहर गई तो फ्लैट देख और जल भुन गई। वहां से आने के बाद मुंह फुलाए घूमती रही। एक दिन रवि के पेट में दर्द हो रहा था। उन्होंने रजनी को कहा, बहू आज मेरे पेट में दर्द है, तो ऐसा करो मेरे लिए खिचड़ी बना दो। विशाल भी वहीं बैठा था, सब सुन रहा था। रजनी बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। कुछ देर बाद सब खाना खाने बैठे। विशाल और रवि ने देखा खाने में आलू मटर की सब्जी और रोटी है। ये देख विशाल ने कहा, रजनी बाबूजी ने तुम्हें खिचड़ी बनाने को कहा था, लगता है तुम भूल गई। रजनी ने कहा, मैं भूली नहीं हूँ, ये घर है, कोई होटल नहीं जो 36 पकवान बनाऊं, रुपया भी लगता है, समझे। विशाल ने कहा, रजनी कैसी बात कर रही हो तुम। रजनी ने कहा, क्या गलत कह रही हूँ। रवि ने बात को बढ़ते देखा तो बोले, कोई बात नहीं, मैं रोटी सब्जी खा लूंगा, तुम दोनों बहस मत करो और शांति से खाना खाओ। विशाल सोचने लगा, रजनी को ऐसा क्या हो गया जो इस तरह की बातें कर रही है। पहले तो कभी उसने बाबूजी की बात नहीं टाली, सदा उनका ख्याल ही रखा, तो आज अचानक क्यों तेवर बदल गए। खाना खाने के बाद जब रजनी कमरे में गई तो विशाल भी उसके पीछे पीछे चला गया और बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना रजनी, कैसी बातें कर रही थी तुम बाबूजी से। रजनी ने कहा, दिमाग तो मेरा अब ठीक हुआ है, तुम्हारे बाबूजी सदा तुमसे कहते रहे फिजूल खर्च मत करो और खुद भी कंजूसी से रहे। रुपया बचा बचा कर अपने छोटे बेटे को घर खरीद कर दे दिया और हम यहाँ इस छोटे से किराए के घर, अरे घर नहीं झोपड़े में पड़े हैं। अरे छोटे बेटे से इतना प्रेम है तो वहां चले क्यों नहीं जाते उनके पास। विशाल ने कहा, कैसी बात कर रही हो, ये सब तुमसे किसने कहा, अपने मन से ही घोड़े दौड़ाए जा रही हो। बाबूजी के पास इतना रुपया कहाँ है जो वो मयंक को घर ला कर दे, और वो भी 70 लाख का। रजनी ने तिल मिलाते हुए कहा, अच्छा तो देवर जी के पास इतना रुपया कहाँ से आया। कुछ तो तुम्हारे बाबूजी ने दिया ही होगा ना, हमारे सामने सदा रुपयों का रोना रोते हैं और छोटे बेटे बहू पर लुटाते हैं। विशाल ने कहा, मयंक की नौकरी अच्छी है, उसकी तनख्वाह भी अच्छी है और प्रीति भी कमाती है, और मयंक बता रहा था उन्होंने बैंक से लोन भी लिया है, और तुम तो कहती थी कि बाबूजी में तुम्हें तुम्हारे पिताजी नजर आते हैं, तो अब क्या हो गया। रजनी ने फिर अपना मुंह खोला, ये सब लोन वगैरह ना कहने की बातें हैं, समझे ना तुम नहीं समझोगे। और मेरे पिताजी अपनी संतानों के साथ भेदभाव नहीं करते तुम्हारे बाबूजी की तरह।
विशाल ने कहा, तुम नहीं समझोगी, तुमसे बहस करना बेकार है। और हाँ, आगे से मेरे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, समझी ना? कहकर गुस्से से विशाल बाहर चला गया। रजनी का बड़बड़ाना जारी था। रजनी सीधे मुंह रवि से अब बात नहीं करती, उनकी बातों को अनसुना कर देती। रवि भी अपनी बड़ी बहू के इस अजीब व्यवहार से परेशान था। एक दिन रवि की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। ठंड के दिन थे तो अचानक से दमा की समस्या बढ़ गई। रात को उनकी हालत को देख विशाल अपने कमरे में गया और तकिया चादर उठाकर जाने लगा। ये देख रजनी ने चिढ़कर पूछा, कहाँ कहाँ चली सवारी? विशाल ने कहा, बाबूजी के पास, तबीयत खराब है उनकी, तो मैं उनके पास सोऊंगा। रजनी ने कहा, तुम्हारे बाबूजी ना नाटक करते हैं, कोई जरूरत नहीं है उनके साथ सोने की। अरे मलाई खाए छोटा बेटा बहू, और परेशानी हम उठाएं, ये कौन सी बात हुई? विशाल ने गुस्से में कहा, तुम हर बात को मेरे भाई और उसकी पत्नी से क्यों जोड़ देती हो? थक गया हूं मैं तुम्हें रजनी समझा समझा कर। रजनी ने कहा, मैं सच कहती हूँ, और सच ना हमेशा कड़वा होता है। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है ना, अपने बाबूजी और भाई के मोह की पट्टी। देखना एक दिन पछताओगे। विशाल ने गुस्से से कहा, मुझे बहस कर तुमसे अपना दिमाग खराब नहीं करना। मैं बाबूजी के साथ सोऊंगा, तुम अकेले पड़ी रहो बेडरूम में। रजनी ने कहा, हाँ हाँ जाओ, आज क्या रोज अपने बाबूजी के पास सो, उनकी सेवा करो, पर मेवा तो छोटे बेटे को ही दे दिया ना उन्होंने। विशाल कमरे से बड़बड़ाता हुआ निकल गया। इस औरत ने तो जीना ही दुश्वार कर दिया। रजनी बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। समय बीता, बबलू का जन्मदिन आने वाला था। रजनी ने सोचा, इस बार बबलू का जन्मदिन बड़े अच्छे से मनाऊंगी। बबलू के दोस्त, आस पड़ोस के लोग और देवर देवरानी को भी बुलाऊंगी। अरे उन्हें भी तो पता चले। जब बबलू के जन्मदिन मनाने की बात रवि ने सुनी तो बोले, क्या जरूरत है इतने लोगों को बुला के फिजूल खर्च करने की? पैसा बचा कर रखो, काम आएगा। बबलू के दोस्त प्रीति, मयंक और बहू के मायके वालों को बुला लेते हैं। ये सुन विशाल ने भी हामी भरी। रजनी फिर चिढ़ गई और विशाल से बोली, हर काम बाबूजी से पूछकर नहीं होगा, ये घर मेरे हिसाब से चलेगा, और बबलू का जन्मदिन तो मैं मनाऊंगी ही। रवि ने भी ये बातें सुनी। उन्होंने चुप रहना उचित समझा। बबलू के जन्मदिन की तैयारी में रजनी जुट गई। आस पड़ोस के कुछ लोग, खास रिश्तेदारों को भी न्योता दे दिया। देवर देवरानी को भी फोन कर आने को कह दिया। जन्मदिन के एक दिन पहले रजनी रसोइये को सब समझा रही थी कि विशाल ने आकर कहा, रजनी जरा चाय बना दो, बाबूजी के दोस्त आए हैं। रजनी ने गुस्से से कहा, मैं नहीं बनाऊंगी, मुझे बहुत काम है, बाबूजी के दोस्त तो रोज आते हैं, और ये देवरानी जी भी ना अब तक नहीं आई। यूं नहीं, जल्दी आकर मेरा हाथ बटा दें। विशाल ने कहा, तुम्हें किसने कहा था पार्टी रखने को? बाबूजी ने तो पहले ही मना किया था, पर तुम नहीं मानी। रजनी ने कहा, बाबूजी को मेरी नहीं रुपयों की चिंता थी, इसलिए इनकार किया था उन्होंने। आज पोते का जन्मदिन है, पर जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं निकाली और अपने छोटे बेटे पर लाखों लुटाए। विशाल ने कहा, फिर शुरू हो गई तुम। पिताजी ने सदा हम दोनों भाइयों को एक जैसा प्यार किया है, कभी भेदभाव नहीं किया। मैंने पहले भी तुम्हें यह समझाया है, समझी ना? विशाल समझ गया था। रजनी फिर शुरू हो गई, इसलिए चुपचाप बाहर चला गया। विशाल और रवि ने मिलकर सारी व्यवस्था कर दी थी। रजनी ने भी डेकोरेशन, खाने का काम संभाल लिया। दोपहर को प्रीति और मयंक भी आ गए थे। मेहमान आना शुरू हो गए थे। बबलू बहुत ही खुश और उत्साहित था। रजनी भी सिल्क की साड़ी पहन तैयार होकर घूम रही थी और अपनी शान लोगों को दिखा रही थी। बबलू ने केक काटा, सबने तोहफे भी दिए, सबने गेम खेले, फिर डिनर किया और सब अपने घर चले गए। सबके जाने के बाद बबलू ने सबके तोहफे खोले। प्रीति ने बबलू को कपड़े लाकर दिए थे और मयंक ने रिमोट वाली महंगी सी कार। बबलू ने मयंक और प्रीति को थैंक यू कहा। बबलू के मामा, मामी, मौसी सब ने अच्छे तोहफे दिए थे, जिन्हें देख रजनी खुश थी, पर मन ही मन सोच रही थी, प्रीति मयंक ने बबलू को महंगे तोहफे देकर ऐसा नहीं किया। बाबूजी ने घर ला कर दिया तो
कितने रुपए बच गए इनके। और बाबूजी, उन्होंने तो पोते को कुछ दिया भी नहीं, कहाँ से देंगे, छोटे पेटे पर जो सब लुटा दिया। रवि ने बबलू को आवाज दी। बबलू दादाजी के पास गया। रवि ने एक लिफाफा बबलू को देते हुए कहा, ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है, जाओ तुम्हारे पापा को दो, वो पढ़कर बताएंगे। विशाल ने कागज देखे और बोला, बाबूजी, आपने वो कैलाश वाला घर खरीद लिया? रवि ने कहा, हाँ, वो घर हम सबको बहुत पसंद आया था, पर इतना रुपया नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन को बेच वो घर खरीद दिया और घर मैंने विशाल और बबलू के नाम कर दिया। जब मैं मयंक के पास शहर गया था तो उसने मुझे बताया कि फ्लैट की कीमत 70 लाख है। तो ये सुन मैंने उससे कहा, बेटा, मैं तो तेरी इतनी मदद नहीं कर सकता, 8 लाख तक ही दे सकता हूँ, क्योंकि तू और छोटी बहू दोनों आर्थिक रूप से सक्षम हो। मुझे चिंता है तेरे भाई विशाल की और पोते बबलू के भविष्य की। चाहे कुछ हो या ना हो, पर सर पर छत का होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत समय से घर खरीदना चाहता था, पर रुपए नहीं थे, इसलिए कब से थोड़ा थोड़ा कर जमा कर रहा था। मैं तेरी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। तो ये सुन, मयंक ने मुझसे कहा, बाबूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान की दया से मैं आज इस काबिल हूँ। आपने मुझे इस काबिल बनाया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप जो भी मुझे देना चाहते हैं वो मुझे नहीं, बबलू को दे दो, मुझे खुशी होगी। भैया की स्थिति को मैं समझता हूँ, उन्हें आपकी जरूरत है। रवि ने आगे कहा, कब तक अपने बड़े बेटे बहू को किराए के मकान में इस तरह देखता। मयंक ने भी अपना घर ले लिया था, इसलिए वो जमीन का टुकड़ा बेच दिया, कुछ अपनी जमा पूंजी लगाकर घर खरीद लिया। खर्च करो, पर फिजूल खर्च नहीं, बस मेरा इतना ही कहना है। ससुर जी की बातें सुन रजनी हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, अब उसके पास खुद का बड़ा सा घर है, वो भी बाबूजी का दिया हुआ। उसकी आंखों से झूठ का पर्दा हट चुका था। उसने जाकर रवि के पैर छुए और बोली, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गुस्से में न जाने क्या क्या कहा। रवि ने कहा, बहू, मैंने सदा तुम दोनों बहुओं को अपनी बेटी माना है और कभी भी अपने बेटों में भेदभाव नहीं किया। रजनी सोचने लगी, मैं फालतू ही ससुर जी पर शक किए जा रही थी। अरे क्या माँ बाप अपनी औलादों में कभी भेदभाव कर सकते हैं भला? उनके लिए तो सब एक समान होते हैं। और देवर देवरानी का दिल कितना बड़ा है, जो उन्होंने कुछ ना ले सब हमें दे दिया। नहीं तो आज के जमाने में अपना हिस्सा कौन छोड़ता है? विशाल ने कहा, अरे रजनी, चलो खाना लगाओ। सब मेहमान खाना खाकर जा चुके हैं, हम सब भी अब खाना खा ले। रजनी ने कहा, जी, और पत्तल परोसने लगी। रजनी खुशी से सबको मिठाई खिला रही थी। खाना खाने के बाद रवि लॉन में जाकर बैठ गए। रजनी ने शॉल देते हुए कहा, बाबूजी, ठंड है बाहर, और लीजिए। विशाल अपनी पुरानी रजनी, जो सदा बाबूजी का ख्याल रखती थी, उनकी बातें मानती थी, उसे पाकर खुश था। रजनी को अपनी गलती का एहसास था। मन ही मन सोचने लगी, बिना जाने कभी भी शक कर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो अच्छे से अच्छे रिश्तों में दरार आ जाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।